25 जुलाई, नवी मुंबई। 25 जुलाई का वो दिन जब यश्री, जो कि बेलापुर में बेस्ड एक कंपनी में डाटा एनालिस्ट के तौर पर काम करती थी, हर रोज की तरह घर से ऑफिस जाती और ऑफिस से वापस घर आ जाती। लेकिन 25 तारीख को अपने ऑफिस से हाफ डे लेकर घर वापस आ जाती है और घर पर दोस्तों से मिलने का कहकर अपने घर से चली जाती है। समय बीतता है, दोपहर से शाम होती है। चिंता तब डर में बदलने लग जाती है जब बच्चा शाम तक भी घर ना आए। फ़ोन भी काफ़ी ट्राई किया लेकिन वो भी कंटिन्यूसली ऑफ आ रहा था। चिंता और बढ़ने लगी तो माता पिता ने कुछ दोस्तों से और कुछ रिलेटिव से फ़ोन करके पूछा, पर वहाँ से भी कुछ नहीं पता चला। जब घर वालों से नहीं रहा गया तो 25 जुलाई शाम करीब 7:45 पर सुरेंद्र कुमार अपनी 20 साल की लापता बेटी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। रिपोर्ट में उन्होंने लिखवाया कि उनकी बेटी ऑफिस से हाफ डे लेकर घर आ गई और फिर घर से किसी दोस्त के पास मिलने चली गई। घर वालों की बढ़ती हुई चिंता को देखते हुए पुलिस वालों ने दिलासा देते हुए कहा कि हो सकता है कहीं फंस गई हो या किसी दोस्त के साथ पार्टी वार्टी कर रही हो और पार्टी के चक्कर में उन पर ध्यान नहीं रहा हो। पार्टी की बात सुनते ही घर वालों ने बोला कि वो कभी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती। पुलिस वाले करते भी क्या, उधर घर वालों को समझाते रहे और इधर एफआईआर पर काम शुरू हो चुका था। समय के बढ़ते दोनों माता पिता की उम्मीदें भी कमज़ोर पड़ती जा रही थीं और इधर पूरे 24 घंटे होने के साथ ही 26 तारीख भी जा चुकी थी। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि जिस उम्मीद को वो लगाए हुए हैं वो कब की टूट चुकी है और अब उनका एक खौफनाक मंजर से सामना होने को है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग क्रिमिनल केस स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मेरा नाम है जसराज सिंह एंड वेलकम टू माय शो। 27 जुलाई सुबह 2:20 उरन तालुका के एक पुलिस स्टेशन में फ़ोन बजता है। इन्फॉर्मेशन दी जाती है कोटनाका इलाके के पास एक पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। डेड बॉडी लड़की की थी जिसे अब कुत्ते भी खा रहे थे। समय ना गवाते हुए पुलिस बताई हुई जगह पर पहुंचती है। जब पास जाकर देखती है तो खुद पुलिस वाले भी सदमे में आ गए। बॉडी पर अनगिनत चाकुओं के निशान थे। शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां हमला ना किया गया हो। साथ ही मुंह को इतनी बुरी तरह से पत्थर से कुचला था कि मानो मन में कोई बहुत बड़ी रंजिश लिए बैठा है कि इस लड़की का कोई चेहरा भी ना पहचान सके। बॉडी काफ़ी हद तक सड़ गई थी और जो भी बॉडी जानवरों से बच गई थी पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया। और दूसरी तरफ पेरेंट्स को भी फ़ोन करके बताते हैं कि उन्हें कोटनाका के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिली हुई है, तो आप आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाइए। ना अज्यूम दिस सिचुएशन जहाँ कोई भी पेरेंट नहीं होना चाहेगा, पर मरते क्या ना करते यशस्वी के पेरेंट्स एक सहमे हुए दिल के साथ हॉस्पिटल पहुँचते हैं और बस इसी उम्मीद में लगे रहते हैं कि सामने रखी हुई डेड बॉडी उनकी बेटी की ना हो। डेड बॉडी के पास फटे हुए कपड़े और साथ ही सामान देखकर मानो माँ बाप का कलेजा फटने को था। बॉडी की ऐसी हालत कि अच्छे अच्छों का दिल सदमे में आ जाए। जिस बात का डर फैमिली को लगभग 2 दिन से परेशान कर रहा था वो डर सच निकला। पर अब सुरेंद्र कुमार की तरफ से क्लियरली आइडेंटिफाई हो चुका था कि बॉडी उनकी बेटी की ही है। केस मीडिया में आया और देखते देखते पॉपुलर हो गया क्योंकि केस मुंबई के जस्ट पास ही किसी एरिया में हुआ था। पॉपुलर होने के पीछे दूसरा रीज़न ये भी था कि केस को लोग 2012 के निर्भया केस के साथ भी जोड़ने लगे थे। नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि इस भयानक मर्डर के पीछे किस इंसान का हाथ हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि इस मर्डर के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है। पुलिस बिगेन इट्स इन्वेस्टिगेशन बाय क्वेश्चनिंग द पेरेंट्स कि क्या किसी के साथ दुश्मनी या फिर किसी के साथ खराब रिलेशनशिप, क्योंकि ये केस रेप का तो नहीं था। लेकिन जिस तरह से बॉडी को काटा गया और पत्थर से कुचला गया उसे देखकर सिर्फ यही लगता है कि किसी ने बड़ी भयंकर दुश्मनी के चलते ये कदम उठाया। बट पेरेंट्स कंटिन्यूसली मना कर रहे थे कि उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि जो इस केस से रिलेट कर सके। फिर काफ़ी देर बाद उनको एक शख्स याद आता है। 5 साल पहले 2019 में एक लड़का दाऊद शेख, जो कि पेशे से एक बस कंडक्टर था और इसी कॉलोनी में रहता था, यशस्वी को कंटिन्यूसली परेशान करने
और छेड़छाड़ के आरोप में घर वालों ने दाऊद के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करा दी। उस वक्त दाऊद करीब 30 साल का रहा होगा और यशरी 18 से भी कम की रही होगी। तो केस पॉस्को के तहत फाइल हुआ था, जिससे उसे तुरंत सजा भी हो गई। पर अब वो कहाँ है, क्या करता है, ये घर वालों को नहीं पता था। दाऊद की फाइल खोलने के बाद पुलिस ने देखा कि वो कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हो चुका है। ये सुनकर पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और वो तुरंत एक्शन में आ गए। फिर भी पुलिस वालों ने क्रॉस क्वेश्चन जारी रखे, लेकिन घर वालों को साफ कहना था कि पिछले बीते 6 सालों में उनका दाऊद से कोई भी कनेक्शन नहीं रहा और ना ही यशस्वी का कोई रहा। दूसरी तरफ पुलिस की कुछ टीमों ने ऑपरेशन के चलते सीसीटीवी फुटेजेस चेक करना शुरू किया और साथ ही इन्वेस्टिगेशन के चलते यशरी के कुछ दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। इन दोनों ही मामलों में पुलिस को कुछ नई चीजें पता पड़ी। पहला तो ये कि मर्डर से एक दिन पहले यशरी किसी से मिलने की बातें कर रही थी, जिससे उसे मिलना तो नहीं था, पर किसी डर के चलते उसे मिलना पड़ रहा था। दिक्कत महसूस होने पर उसकी दोस्त ने उसे साथ चलने को भी बोला, पर उसने साफ साफ मना कर दिया था। एक्चुअली बात ये थी कि उसके दोस्त को भी नहीं पता था कि वो किससे बातें कर रही है, किससे मिलने जाना है, क्या मजबूरी है। बट जिस जगह यशरी की बॉडी मिली वो उस जगह का नाम तो ले रही थी, बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। और दूसरी चीज़ ये कि घंटों तलाश करने के बाद पुलिस को वो सीसीटीवी फुटेज मिल गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 25 जुलाई की दोपहर को 2:17 पर यशस्वी अपने हाथ में छाता लिए किसी से फ़ोन पर बात करते हुए दिख रही है और उसी की जस्ट 7-8 मिनट बाद 2:22 पर एक लड़का भी यशरी के पीछे जाता नजर आ रहा है और आसपास कोई भी गुजरता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस पर डाउट किया जा सके। शक के चलते पुलिस ने बिना देर किए उस लड़के का फोटो सीसीटीवी से निकाला और घर वालों को दिखाया एंड दे वर ऑल शॉक्ड कि वो और कोई नहीं बल्कि दाऊद ही है। पर अब पुलिस के सामने फिर से और सवाल खड़े हो गए थे कि क्या दाऊद ही वो लड़का है जिसके बारे में यशरी की दोस्त ने बताया था। हालांकि फैमिली ने फोटो देखकर बता दिया था कि दाऊद ही वो लड़का है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन और आगे करनी थी। इसी के चलते पुलिस ने यशरी की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी निकलवाना शुरू कर दिया और बस यही इस केस का एक टर्निंग पॉइंट बना, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। यशरी की कॉल रिकॉर्डिंग से पता पड़ता है कि वो अभी तक दाऊद के साथ कांटेक्ट में थी और कंटिन्यूसली वो दोनों एक दूसरे से बातें करते थे। यशरी की कॉल रिकॉर्डिंग से एक और बात पता पड़ी कि वो किसी मोहसिन नाम के व्यक्ति से बात करती है। समय ना वेस्ट करते हुए पुलिस ने मोहसिन को पकड़ा, जिसमें पुलिस को यह पता पड़ा कि मोहसिन और दाऊद दोनों दोस्त हैं। यशरी जब दाऊद का नंबर ब्लॉक कर देती थी तो दाऊद यशरी को मोहसिन के नंबर से कॉल करता था, लेकिन पुलिस को ये पक्का पता पड़ गया था कि इस मर्डर के पीछे कोई और नहीं बल्कि दाऊद ही है। पुलिस की 8 टीमों ने उसे खोजना शुरू किया। पुलिस के अकॉर्डिंग उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगे और अपनी दादी के पास गुलबर्गा कर्नाटक में चला गया। पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से उसकी लोकेशन ट्रेस करी और फाइनली 30 जुलाई को शाहपुर कर्नाटक की एक पहाड़ी के पास से उसको पकड़ लिया गया। 7 अगस्त तक पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में रखा और मर्डर की असली वजह जानने की कोशिश करी। इस सब के बाद पुलिस के सामने मेनली अब 2 ही क्वेश्चन बचे थे जिनका दाऊद को आंसर देना था। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर उसे पॉस्को वाली बात का बदला ही लेना है तो उसने जेल से निकलकर 1.5 साल बाद बदला क्यों लिया। इसके जवाब में उसने बोला कि जेल से छूटने के बाद उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो महीनों तक बेड रेस्ट पर रहा था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब यशरी और दाऊद के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था तो अचानक 25 जुलाई को मर्डर क्यों किया। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पुलिस ने यशरी का मोबाइल छान मारा और दाऊद से पूछताछ करने पर पता चलता है कि जेल से बाहर आने के बाद उन दोनों में घंटों घंटों बातें चलने लगी और रिलेशनशिप के चलते यशरी ने अपने चेस्ट पर दाऊद के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। दाऊद यशरी को शादी करके अपने साथ कर्नाटक ले जाना चाहता था, पर यशरी के लगातार मना करने की वजह से दोनों में झगड़े होने लगे। शादी के बढ़ते प्रेशर की वजह से यशरी ने दाऊद को आगे मिलने से भी मना कर दिया था। यशरी को ये डर सता रहा था कि कहीं दाऊद उसकी प्राइवेट फोटोज को लीक ना कर दे और इसी डर को बढ़ाने के लिए उसने 24 जुलाई को फोटोज फेसबुक पर अपलोड करके डिलीट भी कर दिए थे। मरती क्या ना करती, इसी प्रेशर में आके
उसने 25 जुलाई को मिलने के लिए हाँ कर दिया। हाफ डे लेकर वो अपने घर से जूही नगर रेलवे स्टेशन के लिए निकली, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि घर से निकले उसके कदम वापस घर की तरफ कभी भी नहीं जा पाएंगे। मर्डर के इरादे से आया दाऊद अपने साथ 2 हथियार भी लेकर आया था, इसलिए उसने एक ऐसी जगह चुनी जहां ना तो उसे कोई सुन पाए ना उसे देख पाए। आपसी बातों पर बहस इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों में झगड़ा होने लगा और झगड़े के चलते वो लगातार यशरी पर वार करता चला गया। आंखों में गुस्सा कुछ इस तरह सवार था कि जान चले जाने के बाद भी उसने यशरी को नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने एक बड़े पत्थर की मदद से यशरी का सर बुरी तरह कुचल दिया ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए। फिलहाल उसे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कस्टडी के लिए रखा गया है और कुछ अनसुलझे क्वेश्चंस के लिए भी आंसर देना बाकी है। इस केस ने पूरे मुंबई को लाकर रख दिया था। यशरी के पेरेंट्स को जरा भी भनक नहीं थी कि कुछ सालों पहले उनकी बेटी की वजह से जिस इंसान पर पॉस्को लगा है, उनकी बेटी उस इंसान से लगातार बातें करी जा रही है। ये केस ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी उतनी ही सीख देता है कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना कितना ज़रूरी है। हर वक्त मोबाइल पर रहने या फिर अलग रहने से रिश्तों के बीच दूरी बनती चली जाती है, जिसका आसानी से कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, जैसा यशरी के केस में हुआ। जिस इंसान पर केस लगवाया उसी के नाम का टैटू भी बनवा लिया और फिर अंजाम आपके ही सामने है। अगर कोई ऐसी बात है जो अपने पेरेंट्स को बताने में शर्म आ रही है तो अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को बता दें, पर बता ज़रूर दें, क्योंकि कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि अगला नंबर आपका हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और हाँ, बेल आइकन को दबा ही देना ताकि कोई भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग केस आपसे मिस ना हो। जय हिंद एंड थैंक यू।